हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षाग्राम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है पावर का इकट्ठा होना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर का एक जगह पर एक हाथ में इकट्ठा होना। तो जब सारे डिसीजंस लेने की पावर एक के हाथ में हो तो वहां पर क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन। ओके, एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ पावर। डिस्पर्सल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब कुछ पावर्स दूसरे के हाथ में भी दिए जाएं, ठीक है, सारी पावर्स एक के हाथ में नहीं, बल्कि कुछ पावर्स हम दूसरों के भी हाथ में जब देना शुरू कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में और भी लोगों को डिसीजन लेने का हक मिलता है। ओके, एंड सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो सारे डिसीजंस ले। सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Now let's see the Fewell's principle of centralization and decentralization. So Fewell has said there should not be complete centralization or complete decentralization. ना तो complete centralization होना चाहिए, ना ही complete decentralization होना चाहिए किसी भी organization में, but a combination of both. ना तो complete centralization की सिर्फ डिसीजन मेकिंग की पावर एक के हाथ में है, और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि सारी की सारी पावर्स हमने दूसरों के हाथ में दे रखी है। बल्कि क्या होना चाहिए? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ पावर्स जो है कुछ एरिया से रिलेटेड डिसीजन लेने का हक, ठीक है, उसे हम सेंट्रलाइज कर दें, यानी कि एक के हाथ में कर दें, और कुछ पावर्स हम डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी कि उससे रिलेटेड डिसीजन लेने का हक दूसरों को भी हो। तो सम पावर्स शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड सम पावर्स शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस इन विच द कंपनी इज वर्किंग। और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कि कंपनी किन सर्कमस्टांसेस में वर्क कर रही है। लाइक अगर याद होगा क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है? वहाँ पे तो एक सिंगल ओनर होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन तो होगा ही, है ना। वहाँ पे तो सेंट्रलाइजेशन होना ही है। वहाँ पे तो हम डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंपनी फॉर्म की, जहाँ पे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं बिजनेस से, कई लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सेंट्रलाइजेशन कर पाना मुश्किल होता है हर एक चीज़ का। तो वहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सटेंट तक डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक बार फिर से देखते हैं क्या पढ़ा हमने। Centralization means concentration of power in the hand of few, and decentralization means dispersal of power among more than one person. And according to Fewell's principle of centralization and decentralization, there should not be complete centralization और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो हो क्या? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ पावर्स सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में होने चाहिए, और बाकी के पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, यानी और भी लोगों के हाथ में होना चाहिए। क्लियर? Let's try to understand it in this manner. यहाँ पर इन तीनों एम्प्लॉयज से रिलेटेड डिसीजंस लेने की, सारे काम से रिलेटेड डिसीजंस लेने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ रेड मैनेजर के पास है, ठीक है। सारी अथॉरिटी रेड मैनेजर के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन। इन सेकेंड केस हम देखते हैं कि रेड मैनेजर ने
ओके, अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों के बीच में, अपने इन दोनों सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ओके, सो रेड मैनेजर विल टेक डिसीजंस रिलेटेड टू दीज टू ओनली, और इन दोनों के ऊपर अथॉरिटी अब किसकी हो गई, इसकी हो गई। इन दोनों से किससे रिलेटेड डिसीजंस लेने की अथॉरिटी इसके पास आ गई, है ना। तो इन चारों से रिलेटेड मैटर्स पर अब रेड मैनेजर डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है, ये दोनों इन दोनों के हाथ में है। इज इट क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर इन सारे 6 एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे डिसीजंस रेड मैनेजर लेता तो वो होता सेंट्रलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 2 से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल कर रहा है, बाकी के 4 उसने इन दोनों सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्पर्सल ऑफ पावर। तो हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो ना तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हों, ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने वाले डिसीजंस हम दे सकते हैं टॉप लेवल के हाथ में, है ना, एंड देन मिडिल लेवल के हाथ में हम क्या दे सकते हैं, रिलेटेड टू देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने का हक हम मिडिल लेवल को दे सकते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स। एंड देन वर्कर्स की डे टू डे रूटीन वर्क को चेक करने का काम कौन कर सकता है, सुपरवाइजर्स। सो हियर सुपरवाइजर को अगर कुछ भी डिसीजन लेना है रिलेटेड टू द वर्कर्स तो उसे बार बार टॉप लेवल के पास आके परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो वर्कर्स से रिलेटेड इश्यूज पे, मैटर्स पे डिसीजन ले सकें। उसी तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी बार बार आकर टॉप लेवल से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास अथॉरिटी है कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस को ले सके, है ना। तो पावर का यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डे टू डे रूटीन वर्क का काम, डिपार्टमेंट को हैंडल करने का काम, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने का काम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज डिजाइन करना, ओके, प्लान्स डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ये सारी पावर किसके पास है, अभी भी टॉप लेवल के पास है। तो इन सारी पावर्स का हो गया सेंट्रलाइजेशन। क्लियर? अब इससे पहले कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ें, आई हैव अ केस स्टडी क्वेश्चन फॉर यू। पॉज द वीडियो, इस केस स्टडी को आप रीड करो और इसके आंसर आप कमेंट कर सकते हो। इस केस स्टडी का आंसर विल बी गिवन इन द वीडियो वेयर वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। लेट्स सी पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि अगर ये प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। तो सुपीरियर जब अपना काम बांटता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, है ना, तो उसका वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जहां उसे सारे मैटर्स पे डिसीजन लेने थे वहां पे अब उसे सिर्फ इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल मैटर्स पे डिसीजन लेना है, और डे टू डे रूटीन डिसीजंस जो है वो दे सकता है अपने सबऑर्डिनेट्स को लेने के लिए। देन बेटर एंड क्विक डिसीजंस, यहाँ पे क्विक डिसीजंस कैसे हो जाता है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर मिडिल लेवल के भी सारे मैटर्स हैंडल करने पड़े, उनको डिसीजंस देना पड़े, देन वर्कर्स से रिलेटेड भी सारे डिसीजंस लेने पड़े, तो जरा सोचो कि उनके पास कितना सारा मैटर्स हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, क्योंकि एक ही इंसान या कुछ लोगों के पास ही
इतना सारा वर्क जो है वो कलेक्ट हो जा रहा है। बट जब हम उसे डिवाइड कर दे रहे हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में, तो देखो अब जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाएगा। वर्कर से रिलेटेड डिसीजंस ऑन द स्पॉट कौन सॉल्व कर देगा? हमारा सुपरवाइजर। और अगर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर डिसीजन कौन देगा? मिडिल लेवल मैनेजर। क्लियर? तो वहाँ के प्रॉब्लम्स मिडिल लेवल मैनेजर सॉल्व कर लेगा। तो इस तरह से बेटर एंड क्विक डिसीजंस होंगे। बेहतर क्यों हो जाएंगे? बिकॉज एक सुपरवाइजर जो है वो वर्कर्स को ज़्यादा अच्छे से जानता है, ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता है, डे टू डे उनके कांटेक्ट में आता है। एंड सेम विथ मिडिल लेवल, राइट? तो वो उन्हें क्योंकि बेहतर तरह से जानता है तो वो बेटर डिसीजंस ले सकता है। देन इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो जब टॉप लेवल के मैनेजर्स अपने कुछ पावर्स बांटते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को, तो ऑब्वियसली उनका मोरल जो है वो बूस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, उनको एनकरेजमेंट मिलती है, उनको लगता है कि अच्छा हम हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमें डिसीजन लेने का हक दिया गया है। ओके, सो दे फील एनकरेज, दे फील मोटिवेटेड टू टेक बेटर डिसीजंस। क्लियर? तो ये है हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर नहीं फॉलो हुआ ये प्रिंसिपल तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे? तो डिक्रीज की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स का वर्कलोड बहुत होगा। बेटर एंड क्विक डिसीजंस नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? डिले इन डिसीजंस। इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। क्लियर है? Here we come to an end of this video, students. अगर अच्छा लगा तो do press the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.